हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। चलिए, आपकी इस प्रिपरेशन के सफ़र में एक चैप्टर को और ऐड करते हैं। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर हमें ये बताएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से, किस मेथड से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। एंड हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो ज़्यादातर हर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे कि उनका फूड को ऑब्टेन करने का मेथड क्या है। बट मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो एनिमल्स के ऊपर रहेगा कि एनिमल्स फूड को कैसे ऑब्टेन करेंगे। आफ्टर दैट फूड को ऑब्टेन करने के बाद एनिमल्स किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एंड इसमें भी हम पर्टिकुलरली ह्यूमन की ही एग्जांपल लेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए हम करते हैं हमारे चैप्टर की शुरुआत, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब इस चैप्टर में भी हर चैप्टर की तरह बेसिक से जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो हमने कवर की हैं। एंड अगर आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को और इंटरेस्ट के साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जो रेफरेंस है उस पर विजिट कर सकते हैं। एक बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ये गाइटन की बुक है। इसका जो 11th एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर है 62, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। अब इसका पेज नंबर 771 से 811, तो इस पेजेस के बीच में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर्स देखने को मिलेगा। आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। सबसे पहली बात तो एक सवाल आता है कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन का बेसिकली एक जनरल सा मीनिंग होता है मेथड टू ऑब्टेन फूड, मेथड टू ऑब्टेन फूड, है ना। अब फूड के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फूड के अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनसे एनर्जी बनती है, ग्रोथ होती है। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो उसको पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो मेथड्स टू ऑब्टेन फूड। अब फूड को ऑब्टेन करने के जो मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो हमें पता चलता है न्यूट्रिशन के यहाँ पे दो तरह के टाइप होते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करते हैं। एंड कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे जो अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आप अपने पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहां से एग्जामिनर जो है वो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है। अब जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको भी फर्दर हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो लाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से फूड की सिंथेसिस करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं, मतलब ऐसे प्रोसेस को हम बोल देंगे फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कुछ केमिकल से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो यहां पे हमें क्या देखना है, देखो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आगे फर्दर टू टाइप का होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की हेल्प से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जो केमिकल से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं इनको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर बात यहां पे एग्जांपल्स की जाए तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। तो फोटोट्रॉपिक
ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस करते हैं, एग्जांपल है प्लांट्स। और कीमोसिंथेसिस के अंदर जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहां पे एग्जांपल्स आती हैं कुछ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, है ना, ये कुछ प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए, दूसरा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें 3 तरह के आगे फर्दर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। तो लिखते हैं यहां पे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखो, इसके अंदर भी फर्दर 3 हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है यहां पे दैट इज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक। और तीसरा यहां पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक। अब तीनों में डिफरेंस समझेंगे, पहले क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना बनाया फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। जैसे यहां पे बहुत प्यारी सी एग्जांपल आती है पैरासाइट। यहां पे एग्जांपल किसकी आती है, जो पैरासाइट होता है वो क्या करेगा, वो फीड करेगा ऑन होस्ट। जैसे ऐसे आपने सुना ना कभी बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अच्छा पेट दर्द हो रहा है, बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो एक्चुअली में वो जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। और वो पेट के अंदर कर क्या रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे ब्लड को, हमारे फूड को क्या कर रहे हैं, अब ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो मेहनत हम कर रहे हैं, फूड को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज कोई और कर रहा है, वो भी बॉडी के अंदर बैठ के। तो उसको हम क्या बोल देंगे, पैरासाइट। क्योंकि वो हमसे फूड ले रहा है तो हम उसके लिए घर हुए उसका, तो हम हो गए होस्ट, है ना। तो ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं। जैसे सर में जू होती ना, लाइस होती है, तो वो ब्लड सक करती है, तो वो भी तो न्यूट्रिशन ले रही है ना, तो उसको हम बोल देंगे एक्टो पैरासाइट। तो पैरासाइट के अंदर बच्चे आपने जो एग्जांपल ध्यान में रखनी है, बड़े ध्यान से सुन लो, ये एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है तो आ सकता है। यहां पे आपने एग्जांपल ध्यान में देनी है दैट इज लीवर फ्लूक। आपने यहां पे एग्जांपल लेनी है एस्केरिस। एक प्लांट है कस्क्यूटा, तो ये प्लांट भी एग्जांपल है। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हो गया हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सेप्टोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देखो, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, बड़ा ही प्यारा डिफरेंस है। जो सेप्टोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर जो फूड की डाइजेशन होती है वो बॉडी से बाहर होती है। यहां पे जो डाइजेशन होती है फूड की, वो आउटसाइड दी बॉडी होती है, आउटसाइड दी बॉडी। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है एंड बॉडी कैविटी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। तो यहां पे जो डाइजेशन होता है वो इनसाइड दी बॉडी कैविटी होगा, है ना। अब एग्जांपल बड़ी प्यारी है। अगर मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो मुझे बताओ, आप जो फूड खाते हो उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाके डाइजेस्ट करते हो कि बाहर ही डाइजेस्ट करते हो, अंदर लेके जाके। तो यहां पे जो एग्जांपल आती है वो ह्यूमंस की आती है, गोट की आती है, इवन अमीबा भी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, एक्सेट्रा। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल सारे के सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और
इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। इसके अंदर बच्चे जो एग्जांपल है वो है फंजाई, फंगस। जो फंगस होती है ना, वो जिस भी फूड के ऊपर ग्रो करती है वो उस फूड के ऊपर एक स्लाइमी सा सिक्रीशन करती है, वो एंजाइम्स होते हैं। एंड वो सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड डाइजेशन के बाद जो फंजाई होती है वो सिर्फ फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे फूड की डाइजेशन हुई, बॉडी से बाहर हुई। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पता चलता है कि जो न्यूट्रिशन होता है ये क्या होता है, मेथड होता है फूड को ऑब्टेन करने का। दो तरह के न्यूट्रिशन टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को खुद सिंथेसाइज करेगा। एग्जांपल है यहाँ पे प्लांट्स है जो फोटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड दूसरी एग्जांपल है कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, जो केमिकल्स की हेल्प से फूड की सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने तीन तरह के न्यूट्रिशन पढ़े हैं। एक है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक पैरासाइट होगा वो अपने होस्ट से फूड को लेगा। दूसरा यहाँ पे जो है दैट इज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फंगस है वो फूड को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करेगी देन एब्जॉर्ब करेगी। एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा फूड को इंजेस्ट करेगा, बॉडी के अंदर लेके जाएगा, बॉडी की कैविटी में उसको डाइजेस्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें देखा जाता है, फंजाई के अंदर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्योंकि हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कर रहे हैं तो हमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में करना है। अब इसमें हम पर्टिकुलरली किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम ह्यूमंस के बारे में देखेंगे कि ह्यूमंस अपने फूड को किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बहुत ही धीरे धीरे से आराम आराम से पढ़ेंगे एंड एक एक इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। देखो, जिस भी फूड को हम क्या करते हैं, जिस भी फूड को हम कंज्यूम करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने का जो काम होता है, उसकी जो डाइजेशन का जो रोल होता है वो किसके पास होता है, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पास होता है। अब यहां पे हमें डाइजेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? तो पहले इसको सिंपल से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास खाना है, अगर मैं बोलूं कि खाने को ऐसे हाथ में रख लो, रोटी है, चावल है, उसको हाथ में रख लो, तो हाथ में रखने से क्या पेट भर जाएगा? कभी भी नहीं भरेगा। जब आप उसको खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड के ऊपर वर्क करेगा, देन फाइनली वो जो फूड है वो ब्लड के अंदर पहुंचेगा, तब जाके हमारे बॉडी है वो खुश हो जाएगी कि हाँ भाई खाना खाया, आया ब्लड के अंदर कुछ आया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जिस फूड को हम खाते हैं वो एक्चुअली में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता डायरेक्टली, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसको तोड़ता है तोड़ता है तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, ताकि वो जो फूड है वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाए जो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक फूड, एक ऐसा बड़ा सारा फूड का मॉलिक्यूल हमने खाया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, इस फूड के मॉलिक्यूल को ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, है ना। अब देखो, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल था ये एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्रोटीन हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एंड लिपिड हो सकता है। देखो, जब हम हमारी डाइट के अंदर, फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी उस प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ती है, इनको बोलते हैं अमाइनो एसिड। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा किसके अंदर, सिंपल शुगर के अंदर। एंड सिंपल शुगर क्या होती है, ग्लूकोज होती है।
अब ये जो अमाइनो एसिड है एंड सिंपल शुगर है, ये दोनों ऐसी फॉर्म्स है जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, तो ये ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि डाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इनसॉल्युबल फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म है। एंड अमाइनो एसिड सिंपल शुगर, ये क्योंकि ब्लड के अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये हो जाएगी सॉल्युबल फॉर्म। तो फूड की इनसॉल्युबल फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 1, दूसरी डेफिनेशन, एक मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में तोड़ दिया। किसमें, मैक्रो को किसमें तोड़ दिया, माइक्रो। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं। तो ये भी क्या है, डाइजेशन है। इसके अलावा मैं तो ये भी कह सकता हूं ना कि यहां पे फूड को तोड़ा गया है, फूड का ब्रेकडाउन किया गया है। तो यहां से हमारी डाइजेशन की एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम, अब देखो ये है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और ये है सिंपल मॉलिक्यूल, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इंजाइम्स। इंजाइम प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, इसी को क्या बोल देंगे, डाइजेशन बोल देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रेकडाउन ऑफ फूड फ्रॉम फ्रॉम इनसॉल्युबल फॉर्म, या फिर कन्वर्जन ऑफ फूड फ्रॉम इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको डाइजेशन का जो मीनिंग है वो एकदम से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डाइजेशन होती है। सो डाइजेशन क्या है, इधर मेरी तरफ देखो, मैक्रोमोलिक्यूल का माइक्रोमोलिक्यूल में टूटना डाइजेशन, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का एक सिंपल फॉर्म में टूटना डाइजेशन, एक इनसॉल्युबल फॉर्म का सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना डाइजेशन। और ये सब कुछ किसके कारण पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे एंजाइम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे एग्जाम में भी एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एंजाइम का क्या फंक्शन है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब देखो, अगर ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करते हैं, तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे जो है, बेसिकली जो पाथ है वो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि शुरुआत कहां से होती है, एंड कहां पे हो रहा है। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यहां देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसको क्या हो गया, चलिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बोलते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग कहां पे होती है, स्टार्टिंग इसकी होती है माउथ से। माउथ के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है, माउथ के बाद पीछे क्या है, खाली कैविटी है, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसको क्या बोल देंगे, बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी का बिल्कुल पीछे यहां पे ये एरिया, यहां पे होती है ईसोफेगस। बक्कल कैविटी के पीछे क्या होगा, ईसोफेगस होगा। ईसोफेगस के बाद आएगा हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पोर्शन आएगा दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो सबसे एंड होगा हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक का,
एलिमेंट्री कैनाल का, दैट विल बी एनस। तो माउथ वो जगह होती है जहां से फूड एंटर करता है, जहां से फूड क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा। उसके बाद बाकी जितने भी बीच में आपको ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, इन सारे के सारे ऑर्गन्स में फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एंड फाइनली जो एनस होती है, एनस से फूड को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। फूड नहीं बोलेंगे तब तक तो हम मटेरियल बोल देते हैं, इसको बोलते हैं इजेशन। क्या बोल देंगे इसको, इजेशन। तो एक स्टेप है इनजेशन, इन का मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेके आना, इनजेस्ट करना, और एक है इजेशन मतलब मटेरियल को, जो बचा कुचा मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। अब इस बीच में कुछ और भी इवेंट्स देखने को मिलते हैं, एक होता है इनजेशन, एक होता है इनजेशन एग्जाम में यहाँ पे, और एक होता है इजेशन। अब इन दोनों के बीच में कुछ और भी इवेंट्स होते हैं, जैसे डाइजेशन। जब जो फूड है वो बॉडी के अंदर जाएगा तो ये ऑर्गन सारे मिलके क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो क्या वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहेगा, नहीं, उसको ब्लड के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि अब जो फूड है वो टूट चुका है, सॉल्युबल फॉर्म में आ चुका है, उसको ब्लड में भेजा जाएगा, एंड इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। अब हमारा जो फूड है वो कहां पहुंच चुका है, ब्लड में पहुंच चुका है, जो भी फूड के कंपोनेंट्स हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलना है, या जो भी हमें हमारे काम के कंपोनेंट्स। इसके बाद क्या होगा, जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज जो थी वो ब्लड के अंदर चलेगी। अब ब्लड में उस ग्लूकोज का यूज किया गया, एंड जो बची हुई ग्लूकोज थी उसको कहां, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वेरी गुड, उसको लिपिड्स में कन्वर्ट कर दिया या फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को बोलते हैं एसिमिलेशन। कि हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट कैसे करती है, तो इस स्टेप को बोल देंगे एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो मटेरियल बचेगा उस मटेरियल को बॉडी से बाहर इजेस्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, एक एक करके सारे के सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंजेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, इंजेशन का मीनिंग है फूड को क्या करना, इंजेस्ट करना, इंजेस्ट करना फूड को, ये तो इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो इसके बारे में तो हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे डाइजेशन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन दो तरीकों से होती है। एक सीधा सा फंड है तोड़ना, फूड को तोड़ना क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब ये जो फूड हमारी बॉडी में टूटता है, या तो ये कुछ केमिकल की हेल्प से टूटता है जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, या फिर ऐसा होता है ना हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मूवमेंट्स होती हैं, मसल्स की मूवमेंट होती हैं, तो मसल्स की मूवमेंट के कारण भी तो फूड टूटता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, मसल छोड़ो, आपने खाना खाया है ना, आपने दांतों से खाने को चबाया। अब जब दांतों से खाने को चबाया, सच बताओ फूड टूटा कि नहीं टूटा, आपने उसको तोड़ने की कोशिश की, बिल्कुल टूटा, तो वो भी तो एक तरह से डाइजेशन ही कहलाएगी ना। तो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं जिनसे डाइजेशन होती है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, एंड दूसरी होती है हमारी केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन में किसका रोल होता है, यहां पे एंजाइम्स काम करेंगे। यहां पे क्या काम करेगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। एंड जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन काम करती है। तो इसके बारे में हम फर्दर आगे डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में कैसे बात करेंगे, हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, एंड माउथ से लेके एक एक ऑर्गन को देखेंगे, एंड हर ऑर्गन के अंदर कौन सा किस तरीके का डाइजेशन हो रहा है, कौन सा एंजाइम वहां पे रिलीज हो रहा है, हर एक चीज को डिटेल में करते चले जाएंगे। ओके, चलिए एक सिंपल सा फंडा इमेजिन करते हैं कि हमने फूड को क्या किया, इंजेस्ट किया। हमने फूड को क्या किया, इंजेस्ट किया। यहां लिख देते हैं, फूड को हमने इंजेस्ट किया थ्रू दी माउथ। अब इस फूड के अंदर कुछ तीन कंपोनेंट थे, हमने फूड के बारे में पढ़ा हुआ है, फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर था
कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर था प्रोटीन, इसके अंदर था लिपिड। हम एक बार तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है फूड में, प्रोटीन है फूड में, लिपिड है फूड में। अब ये फूड माउथ के थ्रू बॉडी में आ गया। नेक्स्ट जो कैविटी रहेगी, नेक्स्ट माउथ के बाद फूड कहां आ जाएगा? फूड आ जाएगा हमारा बक्कल कैविटी में। यहां पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। हमारी बक्कल कैविटी, ये वाला एरिया, इस बक्कल कैविटी के अंदर तीन चीजें होती हैं। इस बक्कल कैविटी के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1, इसमें आपको टीथ देखने को मिलेंगे, दांत। नंबर 2, इसमें आपको जो है टंग वो देखने को मिलेगी। नंबर 3, इसमें आपको एक पैलेट देखने को मिलेगा, तालू, ये ऊपर वाला जो होता है तालू। एंड एक चौथी चीज और भी ऐड कर लो, यहां पे हमें कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स। इनको हमने क्या बोल दिया? सैलाइवरी ग्लैंड्स। मतलब ऐसा ना, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, लिक्विड सा बनता है ना, उसको सलाइवा बोलते हैं। तो इनका काम होता है, इनका काम होता है सलाइवा को रिलीज करना, सिक्रेट करना। अब बात करते हैं अकेले अकेले एक ऑर्गन की, मतलब एक एक पार्ट की। टीथ की बात करते हैं। जो टीथ होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं? ये फूड को मैकेनिकली क्या करेंगे? मैकेनिकली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे। हम क्या करते हैं? हम ऐसे ऐसे फूड को चबाते हैं दांतों की हेल्प से, तो दांत फूड को तोड़ते हैं। दूसरा, टंग, क्योंकि जब फूड को दांतों से तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है फूड को, उस टाइम पे उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना होता है। नंबर 1, सलाइवा के साथ मिक्स करना है। तो टंग का जो फंक्शन होता है ये होता है फूड को मिक्स करना, मिक्स फूड विद सलाइवा। दूसरा, जब हम फूड को ऐसे इंगल्फ करते हैं, इसोफेगस में लेके जाते हैं, तो इसमें भी तो हेल्प करना है ना। तो फूड को इंगल्फ करना किसमें हेल्प करेगा? फूड को इंगल्फ, या फिर बोल दो स्वेलो, फूड को ऐसे निगलने में हेल्प करेगा, स्वेलो, स्वेलोइंग ऑफ फूड। अब आती है बारी किसकी? पैलेट की। पैलेट का क्या काम हो सकता है? एक काम करो, अपनी टंग को ना ऐसे ऐसे रोल करो, ऐसे ऐसे रोल करो, पैलेट के साथ रब करके देखो, ऐसे आगे से पीछे तक। तो आपको क्या लगेगा? आपको फील होगा कि जो आगे वाला पैलेट है ये थोड़ा सा हार्ड है और पीछे वाला थोड़ा सा सॉफ्ट है ना? ऐसे ही हुआ। आगे वाला पैलेट पता क्यों हार्ड है? क्योंकि जिस टाइम पे दांतों से फूड को क्रश किया जा रहा था, तो फूड को होल्ड भी तो करना है ना, तो फूड को होल्ड करने के काम आएगा। पीछे से जो तालू है हमारा, ये सॉफ्ट क्यों है? इसलिए सॉफ्ट है क्योंकि फूड को स्वेलो, निगलना है, तो निगलने के लिए भाई पीछे अगर हार्ड होगा तो निगलेगा कैसे फूड? इसलिए पीछे तालू जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो ये क्या करेगा? ये भी फूड को हेल्प करता है डाइजेस्ट, मतलब ब्रेक करने में। एंड इसके अलावा क्या करेगा ये? इसके अलावा ये इनगल्फ करने में, स्वेलोइंग में हेल्प करेगा। ये किसमें हेल्प करेगा? स्वेलोइंग में। ये एंड होल्ड करने में हेल्प करेगा फूड को। अब बात करते हैं किसकी? सलाइवरी ग्लैंड की। देखो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? सलाइवा। इसके ऊपर बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है सलाइवा के ऊपर। इस सलाइवा के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, इसी का एक और नाम होता है टाइलिन। इसी को क्या बोल देंगे? टाइलिन बोल देंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन। इसमें पी साइलेंट होता है। और एक एंजाइम यहां पे और पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अब बड़ा ही प्यारा सा फंक्शन है इन दोनों
एंजाइम्स का। बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, एंजाइम्स है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है एंजाइम्स। देखो हमारे फूड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होती है, और नहीं बोलेंगे, एंड जो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लाइकोजन होगा बेसिकली, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, ग्लाइकोजन। अब ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा माल्टोज के अंदर। इसको किसमें डाइजेस्ट किया जाएगा, माल्टोज के अंदर। स्टार्च को माल्टोज में किसने कन्वर्ट किया, इस सलाइवरी अमाइलेज ने कन्वर्ट किया, टाइली ने कन्वर्ट किया। एंड ये जो माल्टोस होता है ना, ये टेस्ट में थोड़ा सा कैसा होता है, स्वीट होता है, ये मीठा होता है टेस्ट में। कभी भी ट्राई करना, जब आप फूड को खाते हो ना, जब आप उसको ज्यादा टाइम के लिए चबाओगे, खाना मीठा लगने लगेगा। एक्चुअली में उसके पीछे का रीजन क्या है, कि जब आप खाने को चबा रहे थे, तो जो सलाइवरी अमाइलेज था, जो टाइलिन था, वो मिक्स हो गया, और ये एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को या स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। और माल्टोस का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। इसलिए जब हम खाने को ज्यादा चबाते हैं, तो ज्यादा चबाने के बाद खाना मीठा होने लग जाता है ना। नहीं, कभी नहीं चबाया, एक काम करना, आज खाने को चबाना, और चबा के आप फील करना कि खाना मीठा हो जाएगा। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि फूड की डाइजेशन जो होती है, वो कहां पे स्टार्ट हो जाती है, वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, बक्कल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। और किस चीज की डाइजेशन स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया। अब दूसरे एंजाइम की बात करते हैं, लाइसोजाइम। जो दूसरा एंजाइम है यहाँ पे, लाइसोजाइम, ये भी बड़ा प्यारा सा एंजाइम है। ये एक प्रोटेक्टिव नेचर का एंजाइम, ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव नेचर का एंजाइम है। प्रोटेक्टिव कैसे है, इसका काम क्या है, अगर फूड के अंदर गलती से भी कोई बैक्टीरिया आ गया, ये देखो बैक्टीरिया मैं लेके आ रहा हूं, बैक्टीरिया को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और इसके अंदर ये बैक्टीरिया बैठा हुआ है, आराम से मजे ले रहा है जिंदगी के, ये बैठा बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, जैसे ही फूड के अंदर ये बैक्टीरिया आया, ये है बैक्टीरिया, और ये इसकी क्या है, सेल वॉल है, ये इसकी बाहर क्या है, दिस इज सेल वॉल। अब ये बैक्टीरिया को डिजीज भी तो कर सकते हैं ना। तो लाइसोजाइम ने क्या किया, इसकी सेल वॉल को तोड़ दिया, डाइजेस्ट कर दिया लाइसोसोम ने, एंड ये बचा क्या, ये बेचारा सिर्फ बैक्टीरिया बचा। जो सेल वॉल थी उसको तो किसने डाइजेस्ट कर दिया, उसको तो डाइजेस्ट कर दिया लाइसोजाइम ने। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो लाइसोजाइम उसको छोड़ेगा नहीं, लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको वहीं पे डाइजेस्ट कर देगा। कैसे, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। जब सेल वॉल ही नहीं रहेगी, आगे स्टमक इसका स्वागत करने के लिए तैयार है, स्टमक में एसिड है, बस इसकी बात वहीं खत्म हो जानी है। पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। चलो एक गोल्डन चीज बताता हूँ, एक बढ़िया सी प्यारी सी बहुत अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन बताता हूँ। हमारे सलाइवा के अंदर क्लोरीन आयन होता है, क्लोरीन आयन होगा, एंड ये जो क्लोरीन आयन होता है, ये टाइलिन को काम करने के लिए चाहिए होता है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमारे सलाइवा के अंदर क्लोराइड आयन होता है, एंड ये सलाइवरी अमाइलेज को काम करने के लिए चाहिए होता है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब होगा पता क्या, अब सिंपल सा काम होने वाला है कि अब हमारा जो फूड रहेगा, अब हमारा जो फूड है वो कहां पे था, वो बक्कल कैविटी के अंदर था, बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी से जो फूड है वो कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा ईसोफेगस में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, ईसोफेगस में आएगा। अब जब ये ईसोफेगस में आएगा, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये इस तरीके की छोटी छोटी बोल्स की फॉर्म में आएगा, इस तरीके से छोटी छोटी बोल्स की फॉर्म में आएगा। एंड इन बोल्स को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बोलस। अरे खाना खाते हो, जब खाना खाते हो तो ऐसे ऐसे खा के जब अंदर स्वेलिंग करते हो, निगलते हो, तो वो छोटी छोटी बोल्स की फॉर्म में खाना जाता है। इन छोटी छोटी बोल्स को क्या बोल दिया हमने, बोलस नाम दिया। पॉइंट क्लियर। अब ईसोफेगस के अंदर एक पॉइंट यहां पे मैं पहले बताता हूं, ईसोफेगस के अंदर यहां पे नो डाइजेशन, ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन
नहीं होती है। चलो पहले हम इसोफेगस को देख लेते हैं कि इसोफेगस हमारी कहां पे है, क्या कर रही है। चलिए इसोफेगस, चलिए ये लीजिए, ये माउथ था, माउथ के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया ये बक्कल कैविटी है, एंड ये देखो इसोफेगस, इसको ओ ई एस ओ इसोफेगस भी लिख सकते हैं, इसको ई एस ओ इसोफेगस भी लिख सकते हैं। तो ये इसोफेगस है, देखो यहां से स्टार्ट करेगी एंड ये देखो इस तरीके से पूरी जा रही है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक पूरी की पूरी ट्यूब की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, इसोफेगस बोल देंगे। अब ये जो इसोफेगस होती है ये कभी भी फूड को डाइजेस्ट नहीं करती, ये सिर्फ फूड को बक्कल कैविटी से उठाएगी और कहां ले जाएगी, स्टमक तक ले जाएगी। और आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, जो फूड होता है जब वो इसोफेगस से स्टमक के अंदर जाएगा तो उसमें कुछ हल्का फुल्का रोल ग्रेविटी भी प्ले करती है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को उल्टा लटका दोगे तो फूड कभी भी ऐसे नहीं कि माउथ में वापस आ जाएगा। अगर एक बार फूड इसोफेगस में एंटर कर गया, चाहे इंसान को उल्टा लटकाओ चाहे टेढ़ा करो, जैसे भी करो, फूड हमेशा स्टमक की तरफ ही जाएगा। एक्चुअली में इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, स्टमक के अंदर जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस के अंदर क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मसल्स काम करते हैं, एंड मसल ना कुछ ऐसे वेव नेचर में काम करते हैं। देखो ध्यान से डायग्राम को क्लियर कर समझ लेना, ऐसे बड़े ध्यान से देखना, फूड का जो मॉलिक्यूल है, मान के चलते बोलस ये बैठा यहां पे, ये रहा बोलस। अब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, मेरे हाथों को देखना, समझ जाना आप। सपोज करो ये मसल है, तो पहले तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, है ना। तो ऐसे यहां पे जो मसल्स हैं ये पहले कॉन्ट्रैक्ट किए, अब ये रिलैक्स करेंगे। तो मैं यहां पे इससे मेंशन कर देता हूं कि कौन कौन सा यहां पे क्या कर रहा है। ये कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन शो, ये कर रहा है रिलैक्सन शो, ये रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स। और मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब पता क्या होगा, नेक्स्ट वेव के अंदर ये वाला पोर्शन जो है, ये जो रिलैक्स कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरीके से खुलने की कोशिश करेगा, बिल्कुल खुलने की कोशिश करेगा। और जो पार्ट हमारा मसल्स का इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट है, ये वापस ऐसे बंद होने की कोशिश करेगा, रिलैक्स होने की कोशिश करेगा। तो इससे पता क्या होगा, इससे कुछ ऐसा यहां पे आएगा कि जब ये वाला पोर्शन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जब रिलैक्स करेगा तो इस तरीके से ये इसको फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, चल भाई आगे की तरफ, एंड ये ओपन होगा, ये वाला एरिया आगे जाकर ओपन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको आगे प्रमोट करेगा। एक डायग्राम और बनाता हूं, देखो एक डायग्राम समझते हैं। देखो इस टाइम पे अभी नई वाली सिचुएशन क्या होगी, ऐसी वाली, नई वाली सिचुएशन को समझो इस तरीके की। अब हमारा जो बोलस था पहले, जहां पे पहले बोलस वहां हुआ करता था, अब बोलस यहां पे आ गया, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले यहां से आगे मूव कर गया, हल्का सा आगे आ गया, अगेन यही। अब ये वाला पोर्शन जो है ये क्या करेगा, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा, तो इस तरीके से फूड आगे जाएगा। ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो यहां पे मसल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, इन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट जो होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पुश फूड टुवर्ड्स स्टमक। ये फूड को हमेशा स्टमक की तरफ ही पुश करेंगी, धक्का मारेंगी। इसलिए इंसान को चाहे उल्टा लटका दो, चाहे लेटा दो, चाहे कैसे भी कर लो, फूड अगर इसोफेगस के अंदर एंटर कर गया तो वो कहां पे जाएगा, वो सीधा स्टमक के अंदर ही जाएगा। किसके कारण, ड्यू टू पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। गॉट इट, पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद जो फूड है वो मूव करता 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 कहां पहुंच जाएगा, हमारा स्टमक के अंदर। क्या यहां पे कोई डाइजेशन हुई, यहां पे किसी भी तरह की कोई भी डाइजेशन देखने को नहीं मिली है, नहीं मिली है, तो चलिए ठीक है। अब हमारा जो फूड है वो कहां चला जाएगा, हमारा फूड अब स्टमक में आ जाएगा। स्टमक के ऊपर भी बच्चे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टमक। चलिए स्टमक की स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टमक कुछ ऐसा होता है, देखो इसोफेगस आ रही थी,
इसोफेगस से कुछ इस तरीके से ऐसा स्टमक होगा हमारा स्टमक कुछ इस तरीके का होता है। स्टमक के यहां पे एक गेट होता है जिससे फूड एंटर करेगा, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। गेट को क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। कौन सा वाला स्फिंक्टर? इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक क्यों बोला? क्योंकि यहीं पे हार्ट होता है ना, यहाँ पे दिल के पास होता है, दिल के एकदम पास, तो कार्डियक स्फिंक्टर। और ये होगा हमारा, दिस इज दी स्टमक। अब स्टमक के अंदर अगर देखा जाए तो स्टमक के अंदर एक बड़ी मोटी सी लेयर होती है जिसके ऊपर फिर अगेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। स्टमक में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर एक बड़ी ऐसे मोटी सी लेयर होती है, स्टमक के अंदर इस तरीके से लेयर होती है, और ये लेयर होती है किसकी? ये होती है म्यूकस की लेयर। तो ये पूरी की पूरी लेयर है, ये किसकी लेयर है? दिस इज म्यूकस। ये म्यूकस यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इसलिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एक्चुअली में स्टमक भरा होता है एसिड से। स्टमक में क्या होता है? ये होता है एसिड। स्टमक में क्या होता है? इस तरीके से एसिड प्रेजेंट होता है। अब स्टमक में एसिड क्या कर रहा है? एसिड का फंक्शन होता है बच्चे। एसिड के फंक्शन के ऊपर भी हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, और दोबारा भी पूछ सकता है। तो स्टमक के अंदर इस तरीके का एसिड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा एसिड लगा दिया जाए, कौन सा वाला एसिड लगा दिया जाए? थोड़ा सा एसिड लगा दिया जाए, कौन सा वाला? HCl। एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मुझे बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं सर, जलन होने लग जाएगी। बिल्कुल, अगर हाथ पे डालने से एसिड, सर हाथ पे जलन हो जाएगी, तो भाई हमारे स्टमक के अंदर तो एसिड भरा पड़ा है, तो स्टमक के अंदर जलन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होती है। तो म्यूकस का काम क्या होता है? ये क्या करेगी? ये कवर करती है स्टमक की वॉल को टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एसिड, ताकि कोई एसिड इसके ऊपर इफेक्ट ना करे। इफेक्ट ऑफ एसिड। तो बच्चे इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, फंक्शन क्या है, या फिर ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट है स्टमक में कि स्टमक जो है वो जलता नहीं है, बर्निंग नहीं होती उसके अंदर? आंसर इज वेरी गुड, म्यूकस। इसके बाद HCl प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। अब ये HCl क्या कर रहा है? देखो, HCl का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे स्टमक के अंदर। ये एक एसिड होता है। जब ये एसिड होगा तो जाहिर सी बात है ये पीएच कैसी कर देगा? ये पीएच को एसिडिक कर देगा। और स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन। स्टमक के अंदर एंजाइम होगा पेप्सिनोजन। ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक इनएक्टिव एंजाइम, अब ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम खाना खाएंगे तो HCl बनता है। HCl क्या करेगा? एसिडिक पीएच को बनाएगा, एंड HCl क्या करेगा? इसको एक्टिव कर देगा पेप्सिन की फॉर्म में। इसको किसमें एक्टिव कर देगा? पेप्सिन की फॉर्म में। कौन एक्टिवेट करेगा? यहाँ पे HCl एक्टिवेट कर देगा। तो एक तो HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे क्या फंक्शन है? एक तो इसका फंक्शन है कि स्टमक के अंदर ये पेप्सिनोजन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा पेप्सिन की फॉर्म में। अब ये पेप्सिन जो है ये क्या हो चुका है? ये एकदम मस्त तरीके से एक्टिव हो चुका है। ये कहता है कि भाई साहब मैं एक्टिव हूं पूरा, ये पूरा एक्टिव है। अब अगर एक्टिव है तो ये क्या करेगा? ये बच्चे क्या करेगा? हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये देखो, मैं ऐसे बनाता हूं, इस तरीके से ऐसे ऐसे कोई प्रोटीन प्रेजेंट है। ये क्या है? फूड के अंदर प्रोटीन्स हैं। ये इन सारी की सारी प्रोटीन्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? तोड़ने की कोशिश करेगा। इसको छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्ट में डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा। इनको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन्स को तोड़ दिया छोटी छोटी चेन्स में, इन चेन्स को हमने क्या बोल दिया? पेप्टाइड्स बोल दिया। तो इसका मतलब स्टमक के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत भी होती है। स्टमक के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत भी होती है। पॉइंट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनो। एक एंजाइम होता है प्रोरेनिन नाम का, प्रोरेनिन नाम का। ये एंजाइम भी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या पाया जाएगा? इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। इसको भी एक्टिव करने का काम किसका होता है? HCl का। HCl इसको क्या करेगा?
एक्टिव कर देगा, और इसकी एक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं? रेनिन, RENNIN। यहाँ पे भी डबल एन आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे भी डबल एन आएगा, NNIN। तो रेनिन नाम का एंजाइम। अब ये जो रेनिन नाम का एंजाइम होता है, ये क्या करता है? ये मिल्क के अंदर जो दूध होता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? मिल्क प्रोटीन्स, इनको क्या करेगा? ये डाइजेस्ट कर देगा। कौन? रेनिन कर दिया जी डाइजेस्ट। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, ये जो रेनिन नाम का एंजाइम होता है, ये इन्फेंट्स में पाया जाता है। ये क्या होगा? इन्फेंट्स में पाया जाएगा। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के अंदर ज्यादा पाया, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? जो रेनिन जो है वो हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट होना बंद हो जाएगा टाइम के साथ साथ। यही कारण है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, जब हम उनको मिल्क देते हैं तो वो मिल्क वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना, उनको मतलब पेट खराब हो जाता है, वो मतलब वॉमिट आ जाती है। तो इसके पीछे रीजन यही होता है कि जो हमारे बड़े घर में लोग होते हैं वो मिल्क क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते? क्योंकि उनके पास डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होना चाहिए वो होता ही नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो स्टमक के अंदर क्या हुआ? स्टमक के अंदर डाइजेशन किस चीज की स्टार्ट होती है? हमारी यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन, इसके बाद स्टमक से जो हमारा फूड होता है, हमारा फूड स्टमक से डाइजेस्ट होता होता वो कहां चला जाएगा? वो इंटेस्टाइन में आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक अगेन रास्ता है, दरवाजा है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको स्टमक के बारे में क्लियर है। तो स्टमक में बच्चे कुछ चीजें ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। स्टमक में आपको HCl का फंक्शन पता होना चाहिए। अब HCl का फंक्शन क्या है? एक फंक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टमक का, वो रह गया। ये क्या करेगा? एक काम और करेगा, ये किल करता है माइक्रोब्स को। ये क्या करेगा? किल करेगा किसको? जो भी माइक्रोब्स फूड के अंदर होते हैं, माइक्रोब्स। ऐसा ना, हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, कोई प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, है ना, तो उनको किल करने का काम भी किसका है? HCl का होता है। तो हम यहीं पे काम करते हैं फंक्शन ऑफ HCl अलग से लिखते हैं, फंक्शन ऑफ HCl। क्या फंक्शन है? नंबर 1, एंजाइम्स को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। कौन से को? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? ये क्या करेगा? किल करेगा माइक्रोब्स फ्रॉम फूड। तीसरा इसका एक काम और होता है, ये क्या करेगा? सॉफ्ट करता है किसको? सॉफ्ट करेगा फूड को। एंड अगर यही बात की जाए म्यूकस की, तो म्यूकस क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा स्टमक को, स्टमक की वॉल को फ्रॉम एसिड। तो ये काम किसका हो गया? हमारा इसका म्यूकस का हो गया। चलिए अब हमारा जो फूड है वो कहां पे आ जाएगा? अब हमारा जो फूड है वो पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हमारा फूड आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो जो फूड, देखो क्या था यहां पे, इस तरीके से ये स्टमक था, तो स्टमक से फूड कहां चलेगा? इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर क्या देखते हैं हम? डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम समझते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसी स्ट्रक्चर रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ताकि हम चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर सके। अब देखो, ये देखो बीच में आपको यहाँ पे दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से इस तरीके से ऐसे पीछे से होती हुई देखो, ऐसे ऐसे बहुत से आपको यहाँ पे क्वाइल्ड नजर आ रहे हैं। क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, ऐसे उलझी हुई होती है पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉट इट? क्लियर हुआ? अब देखो यहां से जब फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो फूड तो क्या है? एसिडिक है, क्योंकि फूड के अंदर तो बहुत सारा एसिड पाया जाता है।
और अगर यही फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया तो भाई फिर तो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डैमेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज ना हो, इन दोनों के बीच में एक बड़ा प्यारा सा ऑर्गन्स होते हैं कुछ, ये रहा स्टमक। स्टमक से जब फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये फूड कैसा होता है, ये एसिडिक होता है। ये फूड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। हमने यहाँ लिख दिया फूड होगा, मैं नीचे लिखता हूँ फूड यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक काइंड। जैसे जो फूड होता है वो बक्कल कैविटी से इसोफेगस में जाता है, हम उसको बोलस बोलते हैं। वैसे ही जो फूड स्टमक से निकलेगा इंटेस्टाइन में जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक काइम बोलते हैं। अब जो एसिडिक काइम होगा ना, अब क्योंकि एसिड है ये, तो हम ना बीच में एक सिक्रेशन आती है किसके द्वारा, दो यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है लीवर, दूसरा होता है यहाँ पे पेनक्रियास। एक होगा लीवर, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, पेनक्रियास होगा, पेनक्रियास। तो दूसरा क्या है, लीवर। जो लीवर होगा ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है क्या, ये रिलीज करेगा जूस, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या रिलीज करेगा, ये बाइल जूस रिलीज करेगा। और ये जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, ये इस एसिड के साथ मिलके, ये तो बाइल जूस होगा, ये इस एसिड के साथ मिलके क्या करेगा, इस एसिड को, इस फूड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो एक बेसिक नेचर का केमिकल है बाइल जूस, एक एसिडिक नेचर का काइम है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ओवरऑल फूड न्यूट्रल हो जाएगा। एंड लगातार अगर एसिड ऐड होता चलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा फूड। फूड कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन। एक फंक्शन तो ये हुआ बाइल जूस का। तो बाइल जूस का फंक्शन यहाँ पे क्या है, बाइल जूस का यहाँ पे फंक्शन है जो एसिडिक काइम है, जो फूड है उसको क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। अब बाइल जूस का एक दूसरा फंक्शन सुनो, बड़ा प्यारा फंक्शन है इसका। एक इसका सेकंड फंक्शन सुनो, ये तो है इसका फर्स्ट फंक्शन, इसका सेकंड फंक्शन देखो। सेकंड फंक्शन इसका होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, देखो बहुत कुछ खास नहीं है। ये फैट की एक बड़ी ड्रॉपलेट है, इस फैट की बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी 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 ड्रॉपलेट में तोड़ दिया और इस प्रोसेस को बोल दिया इमल्सिफिकेशन। एंड ये हो गए इमल्सिफाइड फैट, ये हो गए इमल्सिफाइड फैट। एंड ये काम किसने किया, ये करिश्मा कर दिखाया किसने, बाइल जूस ने। तो बाइल जूस के यहाँ पे कितने फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए। एक क्या हुआ, एक इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, दूसरा हुआ फूड को न्यूट्रलाइज करना। पॉइंट क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास जिस केमिकल को रिलीज करता है उसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। क्या बोलते हैं इसको, पेनक्रिएटिक जूस। इसके इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स। इसके अंदर क्या पाएंगे, कुछ एंजाइम। इसके अंदर होता है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। अब ये जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है ये क्या करेगा, ये जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगी फूड के अंदर, बाकी देखो ना कुछ प्रोटीन तो थी जो वो स्टमक ने डाइजेस्ट कर दी, बाकी जो कुछ प्रोटीन्स बच जाएंगे उनको कौन डाइजेस्ट करेगा, उनको ये ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन्स होंगी उनको अगेन कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, डाईपेप्टाइड के अंदर। उनको कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड के अंदर, डाईपेप्टाइड के अंदर, डाईपेप्टाइड के अंदर। अब ये डाईपेप्टाइड क्या है ये भी बताता हूं। डाईपेप्टाइड देखो, एक अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। एक और अमाइनो एसिड, एक और अमाइनो एसिड। तो आप देखो यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं और 3 अमाइनो एसिड जो जुड़े इन्हीं को हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। देखो
अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड आपको कितने नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा, एक ये नजर आ रहा। तो 3 अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, तो हमने इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, डाई पेप्टाइड। तो ट्रिप्सिन ने क्या किया, ट्रिप्सिन ने फूड को डाइजेस्ट किया, एंड फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, जो चीज बनाई है, वो क्या है, डाई पेप्टाइड है। पॉइंट क्लियर हुआ। ये सारा कुछ कहां पे हुआ, ये सारा कुछ इंटेस्टाइन में हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है हमारा किसके द्वारा, ये लीवर एंड पेनक्रियास के द्वारा हो रहा है। तो लीवर एंड ये, अब मैं यहाँ पे ऐसे एरो लगाता हूँ, ये सारा कुछ हमने किसमें किया, मतलब स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड आएगा, फूड आते आते एक तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, दूसरा वहां पे क्या होगा, कुछ एंजाइम्स है जैसे ट्रिप्सिन है, वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करेगा किसको, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, एक एंजाइम यहाँ पे और आएगा, उसका नाम है, एक तो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन, एक यहाँ पे एंजाइम आएगा लाइपेज। ये लाइपेज क्या करेगा, ये जो लिपिड होते हैं, इन लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। हमने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के बारे में, कंपोनेंट फूड वाले चैप्टर में। तो इस तरीके से यहाँ पे डाइजेशन किसकी किसकी होती है, यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन भी होती है, यहाँ पे लिपिड की डाइजेशन भी होती है। एंड अगला देखो, अगला एंजाइम यहाँ पे कौन सा होगा, अगला एंजाइम होगा यहाँ पे अमाइलेज एंजाइम। कौन सा, अमाइलेज, क्योंकि पेनक्रियास से बन रहा है तो उसको बोल देंगे पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और इस अमाइलेज एंजाइम के बारे में तो हमें पता है, ये क्या करता है, ये जो बची कुची स्टार्च होगी, जो बची कुची ग्लाइकोजन होगी, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोस में। वही जो एंजाइम माउथ में था ना, टाइलिन बोला था जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोला था, तो वैसा ही एक सेम एंजाइम जो होता है वो पेनक्रियास भी रिलीज करता है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और ये भी वही काम करेगा, सिमिलर काम करेगा, ये भी क्या करेगा, माल्टोस बनाएगा, किससे, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जो भी बची कुची होगी। अब जब फूड इंटेस्टाइन तक आया, अब देखो ध्यान से, जब फूड कहां पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते फूड में क्या बचा, फूड के अंदर बहुत सारे पेप्टाइड है, फूड के अंदर डाई पेप्टाइड है, फूड के अंदर माल्टोस है ना, ये सारी चीजें फूड के, इसके अलावा फूड के अंदर कुछ लिपिड्स अभी भी है। तो अब इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करने का जो काम है, फर्दर आगे का जो काम है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगी मैं संभालूंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं, जैसे पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्टाइडेस, पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे पेप्टाइडेस आएगा। पेप्टाइडेस ये क्या करेगा, इस पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। ऐसे ही अगेन डाई पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आएगा, डाई पेप्टाइडेस, डाई पेप्टाइडेस। तो इसको भी किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फिर माल्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं माल्टेस। क्या होगा, माल्टेस। एंड ये जो माल्टेस होगा बेसिकली, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर। इसके अलावा लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे लाइपेस आएगा, एंड ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। और एक चीज, चीनी खाते हैं ना, सुक्रोज भी तो होता है उसके अंदर, मतलब हमारे फूड में सुक्रोज भी है, मीठा खाते हैं ना जब, तो सुक्रोज भी होगा फूड के अंदर हमारा, सुक्रोज। इस सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो होता है दैट इज सुक्रेस। यहां पे एंजाइम क्या होगा, सुक्रेस। एंड ये सुक्रेस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। अब देखो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को देखो, क्या ये सारे के सारे कंपोनेंट सिंपल फॉर्म है ना, सिंपल फॉर्म है ना। तो अब इन सारे के सारी फॉर्म्स को
ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा, कहां पे, इंटेस्टाइन के द्वारा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इंटेस्टाइन तक आते आते जो फूड होता है वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है, एंड बाकी जो डाइजेशन बचती है वो कहां पे हो जाती है, वो इंटेस्टाइन खुद कर देती है। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, इन जनरली जो भी पीछे से फूड के कंपोनेंट्स आए थे सारे के सारे फूड के कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। एंड इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सारे के सारे सिंपल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगली बात हम रखते हैं, तो इस तरीके से हमारे फूड के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होती है ना। बाकी का जो बचा कुचा फूड होगा वो सारा कुछ, जो बचा कुचा फूड तो नहीं बोलेंगे, बाकी जो मटेरियल होगा बचा कुचा वो सब कुछ कहां चलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नो डाइजेशन टेक प्लेस, इसके अंदर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। फिर इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर देखो दो तीन चीजें होती है। एक तो नंबर वन, इसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, जो सॉल्ट होता है उसकी, एंड वाटर की। मतलब जो फूड मटेरियल बचा उसके उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम यही होगा। दूसरा यहां पे एक इसका एक इंपॉर्टेंट रोल और भी है। यहां पे क्या होता है, यहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली यहां पे फर्मेंटेशन करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं। तो ये होती है साइट फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी। हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया है जो हमें बहुत सारे मिनरल्स देते हैं, तो वो एक्चुअली में गुड बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताऊं, जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, वो भी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर यही पाया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? इसके बाद जो फूड है वो मूवमेंट करता 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 एंड में चला जाएगा, कहां पे, एनस में। और एनस में क्या होते हैं, एनस के अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं, एनस उनको बोलते हैं एनस स्फिंक्टर बोलते हैं। एंड इन स्फिंक्टर के जरिए क्या हो जाएगा, इन स्फिंक्टर के जरिए जो बेसिकली जो मटेरियल होगा, जो भी रिमेनिंग मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा, थ्रो आउटसाइड। और इस प्रोसेस को बोल देंगे इजेशन। क्या बोल देंगे, इजेशन बोला जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, इजेशन। तो हमने क्या देखा, हमने यहां से शुरुआत की, देखो ध्यान से, हमने हमारी शुरुआत कहां से थी, हमारी शुरुआत कुछ यहां से रही, इस तरीके से देखिए। देखिए यहां से हमारी शुरुआत कुछ यहां पे हुई, माउथ से। माउथ के अंदर हमें पता है, माउथ वो पॉइंट होता है जहां से फूड एंटर करेगा, इंजेक्शन होती है। बक्कल कैविटी के अंदर हमने क्या देखा, बक्कल कैविटी के अंदर हमने पढ़ा कि बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा होता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है क्या क्या क्या, वेरी गुड, टाइलिन। ये क्या करेगा, ये फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है, जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा एक एंजाइम और था, लाइसोजाइम। ये क्या करेगा, कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। उसके अलावा हमने देखा कि जो फूड है वो बोलस की फॉर्म में इसोफेगस में आएगा। इसोफेगस के अंदर होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो डायरेक्ट स्टमक में ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका स्टमक में जैसे ही फूड आएगा तो फूड के स्वागत के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। अब एसिड है तो स्टमक जल ना जाए, तो उसके लिए स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है जो स्टमक को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और अगर कभी उस लेयर के अंदर डैमेज हो जाए तो उससे अल्सर हो जाता है स्टमक का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टमक के अंदर एक एंजाइम होगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेप्सिनोजन। HCl उस पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा पेप्सिन की फॉर्म में, एंड वो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन थी वो माउथ में स्टार्ट होती है, प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो कहां स्टार्ट होती है, वो स्टमक में स्टार्ट होती है। इसके बाद हमारा जो फूड है बेसिकली वो आ जाएगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्योंकि एसिड था स्टमक के अंदर तो फूड के साथ एसिड भी मिक्स है, तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, साथ के साथ लीवर से सिक्रीशन आ जाएगी, लीवर से
जूस आ जाएगा, बाइल जूस आ जाएगा। उस जूस के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट होते हैं, वो बेसिक सॉल्ट क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड फूड को एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और साथ के साथ क्या होगा, उसी के साथ एक मिक्सचर, उसी के साथ क्या होगा, जो पैनक्रेटिक जूस आएगा, पैनक्रेटिक जूस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम मैंने आपको बताए हैं। एक है ट्रिप्सिन, जो पेप्टिन के जो प्रोटीन के डाइजेशन को करेगा। दूसरा आपको मैंने बताया है क्या, अमाइलेस, पैनक्रेटिक अमाइलेस, जो क्या करेगा, जो स्टार्च की डाइजेशन, ग्लाइकोजन की डाइजेशन करेगा। एंड तीसरा आपको मैंने बताया लाइपेस, जो क्या करेगा, लिपिड के डाइजेशन करेगा। इसलिए पैनक्रियास की अंदर जो सिक्रेशन होती है, पैनक्रेटिक जो पैनक्रेटिक जूस होता है उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर तरह के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं। फिर हमारा फूड कहां पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगी कि देखो आखिरी जो पड़ाव है, आखिरी जो लेवल है फूड को डाइजेस्ट करने का, वो मैं करूंगी। तो ये सारे के सारे पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा लिपिड्स को लाइपेस में कन्वर्ट, जो लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। एंड इस तरीके से सारे सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। फूड भी नहीं बोलेंगे, अब वो सिंपल एक रिमेनिंग मटेरियल बचा, तो उससे वाटर, जो भी उसके अंदर बचा कुछ वाटर होगा या फिर कुछ सॉल्ट होंगे, उनको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देन फाइनली एनस के थ्रू फूड को इजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारी एलिमेंट्री कनाल है। इस तरीके से एलिमेंट्री कनाल जो है वो हमारी डाइजेशन करती है। अब एक और चीज यहां पे पेंडिंग है, वो है एब्जॉर्प्शन। कि फूड की एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर फूड, जो भी न्यूट्रिएंट्स बने उनको एब्जॉर्ब कैसे करना है। देखो, उनको एब्जॉर्ब करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो पता किसका होता है, वो रोल होता है इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं विलाई। देखो इस तरीके से ये इंटेस्टाइन है, तो इस इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ऐसी स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाना। सरफेस एरिया को क्यों इंक्रीज करवाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस फूड को मिल सके एंड फूड ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। इसको मैं अगर और अच्छे तरीके से बनाऊं तो अब आपको मैं बना के दिखाता हूं ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, है ना, ये देखो। तो ये क्या है, इंटेस्टाइन है। ये क्या है, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन है। मैं यहाँ पे इस ऐसे, ये इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या पाएंगे, दीज आर विलाई। और ये विलाई कैसे करती है, फूड के सरफेस, फूड के लिए सरफेस एरिया को कैसे। अब देखो ध्यान से, प्रैक्टिकली देखते हैं। ये एक पेज है, सपोज करते हैं कि मेम्ब्रेन ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी थी, मेम्ब्रेन ऐसे एकदम सीधी थी। तो इसका ये रहा सरफेस, जहां से देखो ध्यान से, ये पेन ऐसे टच होके जा रहा है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे तोड़ दूं, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से तोड़ दूं, एक मिनट रुको, मैं करके दिखाता हूँ आपको मजा आ जाएगा चीज समझ के कि हाँ यार वाकई सरफेस एरिया तो बड़ा है यहाँ पे। देखो पहले क्या था, सिंपल एरिया था, लेकिन अब देखो पेन को देखना, ऐसे ऐसे, और देखो यहाँ भी टच हो रहा है पूरा पूरा। पहले सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया था जहां पे टच होता था, अब अंदर भी पूरा ऐसे टच होगा। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं, अगर आपको मैं एक बात बोल दूं कि इनके ऊपर, विलाई के ऊपर भी विलाई प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो विलाई। विलाई के ऊपर भी छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो विलाई। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि माइक्रो विलाई क्या चीज होती है। विलाई के ऊपर भी विलाई प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर को समझना, ये देखो पहले क्या थे, विलाई थे, इन विलाई के ऊपर भी देखो छोटे छोटे विलाई बने हुए, इनको बोलते हैं माइक्रो विलाई बोलते हैं, ना क्या बोलेंगे, माइक्रो विलाई। देखो ध्यान से, तो ये विलाई थे, मैं इसको अब हटा रहा हूं हल्का सा समझाने के पर्पज से। इसको मैंने इस तरीके से ऐसे हटाया हल्का हल्का सा, और अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई, देखो ध्यान से, विलाई के ऊपर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे विलाई बना दिए, ये बन गए माइक्रो विलाई। अब इनका सरफेस एरिया जो था वो और बढ़ गया, अब इसका सरफेस एरिया जो था वो और बढ़ गया, है ना। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम किसका था, माइक्रो विलाई का था। कहां प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ही होते हैं। चलिए बढ़िया, डन। चलिए अब इन विलाई के अंदर होती है ब्लड की सप्लाई। यहाँ पे अंदर क्या होती है, इस तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है, ऐसे ब्लड अंदर, ब्लड वेसल्स होती हैं, इस तरीके से अंदर पूरी ब्लड वेसल्स होती है। अब मान के चलो यहाँ पे एक था ग्लूकोज, ये था एक ग्लूकोज, बोलता कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ये ग्लूकोज था।
इन विलाई के बिल्कुल पीछे क्या होते हैं, ऐसे ब्लड की सप्लाई होती है। तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज को यहां से उठाया जाएगा एंड इस ग्लूकोज को यहां से कहां ले जाया जाएगा, यहां से उठाएंगे इसको, यहां से उठाएंगे एंड इसको यहां से इन विलाई के थ्रू कहां ले जाएंगे, इस तरीके से ब्लड में ले जाएंगे। तो पहले ग्लूकोज कहां पे था, पहले जो ग्लूकोज था वो यहां पे था एंड यहां से ग्लूकोज कहां पे आ गया, ये ब्लड के अंदर आ गया। ये कहां पे आ गया, ब्लड के अंदर। ये यहां पे क्या है, ये ब्लड है, ब्लड वेसल है ना। तो इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में आ गए, इसी चीज को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो मैं बोलूंगा हाँ, जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, ये अमाइनो एसिड्स भी क्या करेंगे, इन विलाई के थ्रू कहां पे आ जाएंगे, ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे हाँ, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी क्या हो चुके हैं, वो बिल्कुल वो भी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। लेकिन पंगा पता कहां पे फंसता है, उसके लिपिड्स के नेचर में। मतलब जो फैटी एसिड होते हैं ये बेचारे जब भी ट्राई करें वहां जाने की, ये जब भी ट्राई करेंगे इसको एंट्री नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, ब्लड के अंदर क्या होता है, पानी, वाटर। और फैटी एसिड क्या होते हैं, ये तो फैट है ना, तो फैट तो पानी के अंदर नहीं मिक्स होता। तो फैटी एसिड्स होते हैं ये कभी भी डायरेक्ट ब्लड में जा ही नहीं सकते। तो ये एक अल्टरनेट पाथवे चूज करते हैं। ये क्या चूज करते हैं, ऐसे ना कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको लिम्फ बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो इन विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऐसे लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ बोलते हैं इनको, लिम्फ प्रेजेंट होती है। एंड जो फैट होते हैं हमारे, मैं यहाँ पे इसको डॉट बना रहा हूं फैट को, जो फैट होते हैं हमारे, ये फैट सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से उठ के कहां आएंगे, यहां से उठ के बोलेंगे देखो भाई ऐसा है, हम जा रहे हैं लिम्फ के पास। तो इनको कौन ले आया, यहाँ पे इनको लिम्फ ले आया, तो ये लिम्फ के पास आ गए। देखो अब लिम्फ क्या करेगा, लिम्फ इन फैट को यहां से उठाएगा एंड इसको ब्लड के अंदर छोड़ देगा। जो लिम्फ है ना, इसकी दोस्ती फैट से भी है, इसकी दोस्ती ब्लड से भी है। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई ऐसा है, फैट को बोलता है तुझे देख ऐसा तो वो रखने नहीं वाला है, तो एक काम कर, तू मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही जो फैट होते हैं बेसिकली ये सबसे पहले लिम्फ के पास जाते हैं, लिम्फ इनको फिर क्या करता है, लिम्फ इनको यहां से क्या करेगा, लिम्फ इनको यहां से क्या करेगा, आगे भेज देगा कहां पे, ब्लड के अंदर। तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले आए कहां पे, पहले फैट आया लिम्फेटिक वेसल के अंदर, फिर यहां से ब्लड के अंदर गया। तो इस तरीके से जो फैट होते हैं इनका डाइजेशन, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो कैसे होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, थ्रू दी हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेसल होता है। पॉइंट क्लियर हुआ। सो इसी के साथ हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने समझा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड कोई भी आपका डाउट है किसी भी तरीके का तो आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।